to school.com English classes. We are studying an elementary school classroom in a slum. तो आपको बता रखा था हमने कि स्लम एरियाज़ क्या हुआ करते हैं. These are the most backward places in our society. और उसमें भी अगर हम बात करें किसकी, ये एक ऐसे प्लेस की जहाँ पर स्कूल है और स्कूल क्लासरूम की, तो उसमें किस तरीके के बच्चे पढ़ रहे होंगे. यू कैन इमेजिन जहाँ पर पिछड़ा हुआ एरिया है तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वहाँ पे पिछड़ी हुई होंगी. तो इसमें हमने चर्चा की थी स्टीफन स्पेंडर के बारे में. हमने आपको बता रखा था, फर्स्ट स्टैंजा हमने कंप्लीट कर लिया था. अगर आपने कहीं स्लम एरिया वगैरह विजिट किया है तो और अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होगे. और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बच्चों को तो आप देखते ही रहते हो अगर थोड़ा सा भी आप कॉन्शियस हो तो. बताया कि किस तरीके से इन बच्चों को जो ताज़ी हवा है, ताज़ा खाना है, मतलब जो नेचुरल थिंग्स हैं विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन, वो इनको नहीं मिल पाती हैं. उनसे ये काफ़ी दूर है. ये तो एकदम इस तरीके से जन्म हो गया है इस सोसाइटी में इनका, रूटलेस बीड्स की तरह. जैसे अच्छे अच्छे लोग जन्म लिया करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट हुआ करते हैं, ये तो पृथ्वी पर बोझ की तरह आ गए हैं. ये बस रूटलेस बीड्स की तरह हैं. दूसरा, इसके दो मीन बताए थे हमने रूटलेस बीड्स के. तो एक तो खरपतवार बताया था, दूसरा इनका जन्म जो है निरर्थक रूप में हो गया है. तो ये भी बताया था, शायद आप समझ पाए होंगे. इनके जो चेहरे हैं वो बेचारे अविकसित हैं, पूरी तरीके से कुपोषित हैं. तो पीले से चेहरे जैसे कि लालिमा अच्छे बच्चों के, अच्छे घरों के बच्चों के चेहरे पर दिखाई देती है. इनके चेहरों पर ऐसा कुछ नहीं है. एक बच्ची बताई जिसका सिर नीचे झुका हुआ है कष्टों, दुखों, परेशानियों की वजह से. एक बच्चा बताया, एक लड़का बताया बहुत थका हुआ है, उसकी आंखों में भूख साफ नज़र आ रही है. रेड साइज इसीलिए कहा गया है. अविकसित बच्चा है, उसे उत्तराधिकारी कहा जा रहा है और वो भी अनलकी उत्तराधिकारी कहा जा रहा है, एकदम दुर्भाग्यशाली. उसकी जो हड्डियां मुड़ी हुई हैं अपने पिताजी की डिजीज़ के बारे में वो पढ़ रहा है, जो कि उसे भी हो चुकी है. और उसे नहीं पता है कि ये सब कुछ जो कि वो पढ़ रहा है वो सब कुछ उसके घर में ही है. उसके पिताजी को ही सेल्फ वो बीमारी है, अपनी डेस्क से ये सब कुछ रिसाइट कर रहा है. और डिम क्लास जो है, डिम क्लास इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें कोई फ्यूचर नहीं है. पढ़ तो रहे हैं लेकिन इन्हें आगे भविष्य में क्या करना है, कैसे रहना है, क्या होगा, कुछ नहीं पता. डिम है एकदम. वहाँ पे रोशनी भी नहीं है. ये दो सेंस हम आपको बताए जा रहे हैं. नेक्स्ट है एक अननोटेड बॉय, स्वीट यंग, बहुत प्यारा सा छोटा सा बच्चा जिसे पढ़ाई लिखाई से कोई खास मतलब नहीं है. वो केवल और केवल अपने स्कूल गेम्स के बारे में सोच रहा है जिसे उसने कहीं देखा होगा. अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने सेकेंड स्टेंजा को. इसे देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए. स्टेंजा को अगर आप सही तरीके से समझ गए तो मोस्ट ऑफ द पोएम आप आसानी से समझ जाओगे. थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, बार बार इस लेक्चर को देखने की आवश्यकता है. डेफिनेटली आप समझ में आ जाएगा आपके. ऑन शोर क्रीम बॉल्स. शोर क्रीम बॉल्स से मतलब क्या हुआ करता है, अगर कोई नई बिल्डिंग बना करती है तो अच्छे से उसकी मरम्मत हुआ करती है, अच्छे से उसे तैयार किया जाता है, उसके ऊपर प्लास्टर वगैरह होता है, फिर पेंट वगैरह किया जाता है. लेकिन जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं स्पेशली इन दिस एरियाज, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उन्हें एक बार ऐसा करके और छोड़ दिया जाता है. 10 साल हो जाते हैं, 5-10 साल 15 साल बीत जाते हैं, दोबारा से कभी सुध नहीं ली जाती. इनके बारे में सोचा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, दोबारा से पेंट वेंट नहीं होता है. तो उनकी जो पेंट होती है छूट जाया करती है ना, और खुरदरी हो जाती है बहुत ज़्यादा दीवार. तो इसी वजह से इन्हें क्या कहा जा रहा है, क्रीम कलर से कभी पेंट की गई होंगी तो ऐसी हो गई हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया है. तो शोर क्रीम बॉल्स इसलिए कहा जा रहा है. उन दीवारों के ऊपर एक लिस्ट, जो कि आप देखते हो पत्थर पे बहुत सारे नाम लिख के लगा दिए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, डोनेशंस. कि 10,000 रुपये इन्होंने दिए इसे बनवाने में, 5,000 रुपये का इनका योगदान है, 20,000 रुपये का इनका योगदान है. तो इस तरीके से एक लिस्ट लगी होती है, उसे डोनेशंस कहा जाता है ना. तो ये इस पोएम में बताया जा रहा है कि ये इस तरीके का भी एक वो लिस्ट वगैरह किसी की लगी हुई है, डोनेशंस की एक लिस्ट लगी हुई है. एक चीज़ उस दीवार पर और टंगी है और वो क्या है, शेक्सपियर्स हेड. शेक्सपियर का एक चित्र टंगा हुआ है, शेक्सपियर के सिर का एक चित्र टंगा हुआ है. ठीक है, ये उस पर लगा होगा, या तस्वीर या पिक्चर या सीनरी कुछ भी बनी होगी शेक्सपियर के हेड की. और दूसरी चीज़ है, एक बहुत शानदार सीनरी लगी हुई है. सीनरी तो आप जानते ही हो. उस सीनरी में क्या दिखाया गया है, एक गुंबद दिखाया गया है, क्लॉडलेस और डाउन. तो सुबह का समय है, जो सीनरी में फ़ोटो लिया गया है वो सुबह के समय का है. और बिल्कुल साफ आसमान में एक बहुत ऊंचा जाता हुआ क्या दिखाई दे रहा है, डोम. डोम का मतलब होता है गुंबद, है ना. और सिविलाइज्ड डोम है. सिविलाइज्ड डोम से मतलब हुआ करता है
वो डोम काफ़ी पुराना है। अगर बात करें हम ताजमहल की, तो ताजमहल के ऊपर जो या चारों तरफ मीनारें हैं, स्टिपल्स वगैरह हैं, वो भी काफ़ी पुरानी हैं। तो ये भी सिविलाइज्ड कह सकते हो, कारण उसका कि कई सभ्यताएं यहाँ से होकर गुजर गईं। पहले मुग़ल साम्राज्य था, मुग़ल सभ्यता थी, है ना। उसके बाद अंग्रेज़ों का साम्राज्य आया, अंग्रेज़ यहाँ पे राज्य किए, वो भी इसने देखा। उसके बाद फिर मॉडर्न हम जो कुछ भी देख रहे हैं, कितने सारे लोग आए, उन्होंने राज्य किया, कितने सारे प्राइम मिनिस्टर्स बने, कितने सारे प्राइम प्रेसिडेंट्स बने, तो इन सभी के राज्य को इसने देखा है ना। ये सारे लोग इसे देखने गए हैं। तो सिविलाइज्ड से मतलब है बहुत लंबे टाइम से खड़ा हुआ और कई राज्य जो हैं गुजर चुके हैं, लेकिन वो वहीं पे वैसा ही खड़ा है। कई सभ्यताएं गुजर चुकी हैं, लेकिन वो वहीं पे वैसा ही खड़ा है। तो सिविलाइज्ड डोम इसलिए कहा जा रहा है, जिस सिटी में ये खड़ा होगा, जिस जगह का ये पिक्चर वहाँ पे लगा होगा, सीनरी वहाँ पे लगी होगी, उसमें दिखाया जा रहा होगा कि जो सिविलाइज्ड डोम है वो सबसे ऊपर खुला आसमान है ना, और किसी भी तरीके कोई बादल वगैरह नहीं है, ऊपर तक जाता हुआ, राइडिंग ऑल सिटीज़, इतना ऊंचा कि शहर के किसी भी कोने से देखा जा सके। ये जो सिविलाइज्ड डोम है वो इतना ऊंचा है कि जिस शहर की पिक्चर उसमें लगी है, जिस शहर की सीनरी लगी हुई है, उस शहर की किसी भी कॉर्नर से, किसी भी कोने से उस सिविलाइज्ड डोम को देखा जा सकता है। तो ये चीज़ है, वहाँ पे एक पिक्चर लगी है और उसमें एक डोम दिखाया गया है। उस डोम के ऊपर खुला आसमान है और वो डोम इतना ऊंचा है कि उस शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। ठीक है ना। और उसमें क्या है, एक चीज़ और भी दिखाई गई है, बैलेड का मतलब होता है सुसज्जित, सुसज्जित मतलब होता है सजी संवरी, है ना। फ्लावरी से किससे सुसज्जित, किससे सजी संवरी, फूलों से। क्या है, टायरोलेज वैली उसमें दिखाई गई है। बताएंगे इसके बारे में हम आपको। तो टायरोलेज वैली है, सिविलाइज्ड डोम है और पूरी की पूरी सिटी है, ये सब कुछ उसमें दिखाया गया है। किसमें, एक सीनरी जो वहाँ पे लगी है उसमें, उस क्लास के अंदर ये सब उन्हें नज़र आता है। एक वहाँ पे लगा हुआ है ओपन हैंडेड मैप। ओपन हैंडेड मैप से मतलब है कि हम जितना चाहें उतना अपने मैप में दिखा लें। जैसे कि अभी हम जो अपनी इंडिया का मैप देखा करते हैं, उसमें जो गिलगिट बाल्टिस्तान है या फिर जो हमारी कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसे पाकिस्तान अपने नक्शे में दिखाता है, लेकिन वो रियल क्या है कि इंडिया का पार्ट है। अब कहीं ना कहीं जब कोई कंट्री किसी भी पार्ट को अपने अंडर में ले लिया करता है, तो फिर क्या है कि वो उसका पार्ट हो जाता है। तो हम भी उसे दिखाते हैं अपने मैप में और पाकिस्तान भी उसे अपने मैप में दिखाता है। तो अगर हम बात करें चाइना की, जो डोकलाम इशू है, अभी आप दौलत बेग ओल्डी वाला जो इशू है अभी, जिस पे हम देख रहे थे कि लद्दाख में वॉर चल रहा था, तो चाइना जो मैप जारी करता है वो अलग तरीके का करता है। वो कहता है कि हमारा जो क्षेत्र है वो भारत में यहाँ तक आता है, बहुत अंदर तक बताया करता है। और हम लोग जो हैं वो बताते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो ये लाइन खिंची हुई है काफ़ी पहले से, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने एक लाइन बनाई थी, वहाँ तक हम बताते हैं कि यहाँ तक है। तो जो जितना चाहे उसे उतना दिखाने का अधिकार होता है, किसमें, ओपन हैंडेड मैप में। लेकिन वो सर्वमान्य नहीं होता। भाई जितना आपने चाहा उतना आपने दिखा दिया कि ये हमारा क्षेत्र है। भारत कहता है इतना है हमारा और चाइना कहता है इतना है हमारा। इसी तरीके से पाकिस्तान कहता है कि पीओके हमारा है और इंडिया कहता है पीओके आपका नहीं है, वो हमारा है। तो इस तरीके से ये जो मैप बन के तैयार होता है वो, लेकिन रियलिटी है, जिसका जितना है उसका उतना है। दिखा चाहे हम कुछ भी दें, मान लो अगर हमें बात करनी हो कि हमें डिस्ट्रिक्ट कासगंज का मैप बनाना है ना, और डिस्ट्रिक्ट कासगंज में कोई एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसको हम मैप में शो ही ना करें। सपोज़ गंज का या फिर पटियाली का एक बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ विलेज है, अब आसपास के जितने भी विलेजेस हैं सारे के सारे शो कर दें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, सिर्फ इसकी वजह से उसको हम इंडिकेट ही ना करें कहीं पे भी। उस जगह को चाहे बेशक खाली छोड़ दें, लेकिन उस जगह को इंडिकेट ना करें, उसका नाम ही ना लिखें कहीं पे। तो ये क्या हो गया, ओपन हैंडेड मैप। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो विलेज कासगंज के अंदर नहीं है, वो विलेज कासगंज के अंदर तो है, लेकिन जो मैप हम बना रहे हैं उस मैप में हम उसे दिखा नहीं रहे हैं। समझ गए ना। कायदे में क्या करना चाहिए, उस मैप में उस विलेज को भी दिखाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ इनसाइड द कासगंज।
है ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट कासगंज है उसके अंदर है ये, लेकिन हम उसे शो नहीं कर रहे हैं। कारण क्योंकि हम अपने हिसाब से मैप को शो अप कराना चाहते हैं। तो ये जो बन के तैयार होगा ये होगा ओपन एंडेड मैप। समझ पाए होंगे आप। ओपन एंडेड मैप का मतलब हुआ करता है जितना हम चाहें उतना हम दिखाएं, जितना हम चाहें उतना हम छिपा लें। तो दैट्स क्लियर। आपको शायद समझ आ गया होगा कि एक सीनरी है उसमें हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। एक सिविलाइज्ड डोम जो क्लाउडलेस से डॉन सुबह के समय पर बिल्कुल साफ आसमान में है ना। पूरा शहर भी दिखाया गया है और इतना ऊंचा है वो डोम, इतना ऊंचा दिखाया गया है कि शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। उसी सीनरी में एक फूलों से सुसज्जित टायरोलेस वैली भी दिखाई गई है। और उसी दीवार पर एक तो ये चीज़ लगी हुई, एक देखो सबसे पहले हमने आपको बताया डोनेशंस, एक डोनेशन की लिस्ट है, शेक्सपियर का हेड मतलब शेक्सपियर का एक फ़ोटो, एक सीनरी जिसमें ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं अभी आपको बताया, और एक लगा है ओपन एंडेड मैप, है ना, हाथ से बनाया हुआ है। जो भी चीज़ें बनाया है राजनेताओं ने वो दिखाई हैं, और जो भी चीज़ें गंदी गंदी हैं मतलब इनकी जो बस्ती है जिस तरीके से उसे इन्होंने छिपाने की कोशिश की है उस मैप में दिखाया ही नहीं है। तो ये हो गया ओपन एंडेड मैप। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इस वर्ल्ड। तो अब भाई क्या है कि इन्हें इसमें प्रदर्शित नहीं किया गया। किसको? ये जो स्लम एरिया के पीपल हैं इनकी खुद स्लम एरिया को प्रदर्शित नहीं किया गया है उस मैप में। तो ये जो संसार है इनका संसार अलग रह गया और उस संसार को आपने कहीं ना कहीं अलग तरीके से देखा। वो संसार अलग जो अमीर लोगों का है क्योंकि वो अपने अपने को दिखा रहे हैं। जब अपने अपने लिए कोई करता है तो भाई आप सोचो कि वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कासगंज की अगर बात की जाए तो 1000 अमीरों को छांट लिया जाए जिनके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, और उसी के आधार पर हम क्या कहते हैं कि कासगंज जो है बहुत अमीर डिस्ट्रिक्ट है, बहुत पैसे वाला है। लेकिन इसमें जो गरीब है उनका क्या? उन्हें तो आपने शो ही नहीं किया। समझ रहे हैं ना। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें कि सभी के सभी आ जाएंगे तो फिर ओपन हैंड मैप नहीं रहेगा। लेकिन क्या है कि ये केवल और केवल अमीरों की दुनिया को ही दिखा रहे हैं। तो अमीर अपनी दुनिया को जिस तरीके से दिखा रहे हैं, तो अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, तो उनका जो संसार है वो अपना संसार किस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं? उस मैप के रूप में, है ना, मैप के थ्रू दिखा रहे हैं। तो उनका जो संसार है अवॉइडिंग द वर्ल्ड, तो वो वर्ल्ड अमीरों का वर्ल्ड, इट्स वर्ल्ड अपने संसार को प्रदर्शित कर रहा है, खुद के संसार को दिखा रहा है, जबकि जो रियलिटी है उसे छिपाई जा रही है। बहुत सारे गरीब लोग भी हैं इसमें, उनको नहीं दिखाया जा रहा है। एंड एट फॉर दी चिल्ड्रन, तो फिर भाई ये जो बच्चे हैं पहले तो इनको इसमें शामिल ही नहीं किया गया है, मैप से बाहर ही रखा गया है ना। इनकी जो बस्ती है, जोगी बस्तियाँ हैं, उन्हें शामिल नहीं किया गया है और वहाँ पर ये मैप लगा रखा है। और अगर मान लो बाई चांस शामिल कर भी लिया जाता, कुछ भी होता, उसमें मैप में दिखाया भी गया होता, तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया है कि ये मैप वेप समझ पाएँ। उन्हें तो ये उल्टी सीधी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी लगती होंगी, ये क्या बना के लगा दिया है यहाँ पर, कोई मतलब थोड़ी है उन्हें इस मैप से, क्या मतलब है? पहले तो खुद नहीं है तो इस वजह से भी मतलब होना भी नहीं चाहिए। दूसरा, अगर चलो कुछ समझना भी है, देखना भी है, तो वो जानते नहीं है, इसलिए ये मैप जो है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक, उनके लिए जो रियल मैप है वो क्या है? इनकी जो विंडोज़ हैं वो हैं चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप। ये जो मैप है वो इनके लिए मैप नहीं है। मतलब जितना इंटरेस्ट के साथ हम चीज़ों को समझने के लिए मैप में देखा करते हैं, उतने ही इंटरेस्ट के साथ ये बच्चे जो हैं उन विंडोज़ से बाहर देखा करते हैं। तो ये मैप इनके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टिंग थिंग नहीं है, बल्कि ये जो विंडोज़ हैं वो इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग हैं। तो इन्हें ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, ना कि वो मैप को। तो इस वजह से कहा जा रहा है दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। उनका जो संसार है वो ये खिड़कियां हैं, क्योंकि इन्हें जो अपने बस्ती की रियलिटी है वो कहाँ से नज़र आती है? जब ये खिड़की से झांक के देखा करते हैं तो गंदगी, कूड़े करकट का ढेर, है ना, और ये सड़न गलन और ये कीचड़, ये सब कुछ नज़र कहाँ से आया करता है? इन विंडोज़ से। क्योंकि इनकी बस्ती उस मैप में दिखाई ही नहीं गई है, तो फिर ये उस मैप में देखें क्या? तो इनका जो संसार है वो कौन सा है? वास्तविक संसार। क्योंकि उस मैप में इनका संसार है नहीं, तो इनका संसार इसमें दिखाई देता है, इस विंडो में से जब बाहर देखो तो। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। और जब इसमें से झांक कर देखा करते हैं तो इनकी नज़र बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंचती। इसका कारण ये है
कि इनकी नज़र बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंचती, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूल है, धुंध है, फॉग है। और फॉग जब कोहरा हुआ करता है तो आप जानते हैं कि बहुत दूर तक नहीं देख पाते। तो जहाँ ज़्यादा गंदगी होगी, जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर तक आप नहीं देख पाओगे। तो इनका फ्यूचर जो पेंटेड है, पेंटेड से मतलब है इन्हें बहुत ज़्यादा दूर तक का नहीं दिखता है। केवल और केवल जिस जगह पर इन्होंने जन्म लिया है वहीं पर एट लास्ट इन्हें मर भी जाना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस स्टेंजा को शायद आप समझ पाए होंगे अच्छे से। आप इसे एक दो बार देखिएगा, और अगर फिर भी किसी भी तरीके का कोई डाउट रहे तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।